हेलो बच्चों, टीएसपी जोधपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का 4th चैप्टर। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का फर्स्ट पार्ट अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन पढ़ने वाले सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में अपन ने क्या क्या पढ़ा था? तो पहले अपन ने ये पढ़ा था कि परमाणु होता क्या है, परमाणु को लेकर कौन कौन से वैज्ञानिकों ने अलग अलग परिकल्पनाएं दी थी, ठीक है। और उसके बारे में एक थॉमसन का मॉडल पढ़ा था, परमाणु को परिभाषित किया था और थॉमसन का मॉडल पढ़ा, ठीक है। उसके बाद में आज अपन पढ़ने वाले हैं पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में अपन सबसे पहले पढ़ने वाले हैं रदरफोर्ड का मॉडल, ठीक है। रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत। देखिए, रदरफोर्ड ने क्या किया था? रदरफोर्ड ने परमाणु को समझाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक प्रयोग किया था परमाणु को समझाने के लिए। वो प्रयोग क्या बताता है? प्रयोग में उन्होंने लिया था, एक सोने की पतली पन्नी ली थी। सोने की एक पतली पन्नी, जैसे ये एक पतली पन्नी ली, ठीक है। सोने की एक पन्नी है, ये सोने की पन्नी। और इतनी पतली पन्नी थी ये कि लगभग 1000 परमाणुओं की मोटाई के बराबर ये सोने की पतली पन्नी थी। इसका मतलब अपन क्या पता कर लेंगे कि एक एटम जो होता है उसका आकार होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। तो इससे 1000 गुना मतलब 10⁻⁷ मीटर। तो सोने की पतली पन्नी की मोटाई कितनी थी? 10⁻⁷ मीटर। इतनी मोटाई क्या ली इन्होंने? एक सोने की पतली पन्नी, ठीक है। और इसके ऊपर जिंक सल्फाइड का क्या कर दिया इन्होंने? लेपन कर दिया। किसका लेपन है? जिंक सल्फाइड, ZnS, जिंक सल्फाइड, ठीक है। ये क्या कर दिया इन्होंने? एक जिंक सल्फाइड का इसके ऊपर क्या कर दिया? लेपन कर दिया। अब जिंक सल्फाइड का लेपन क्यों किया था ये अभी बताते हैं आपको, ठीक है। अब इस सोने की पतली पन्नी पर इन्होंने क्या किया था? अल्फा कणों की बौछार करवाई। यहां पर क्या लगा दिया इन्होंने? अल्फा कण। अल्फा का मतलब हीलियम के कण। हीलियम के कणों की इसके ऊपर, इस सोने की पतली पन्नी के ऊपर क्या करवाई इन्होंने? बौछार करवाई। अब जो कुछ कण ऐसे थे जो क्या हो गए? टकरा गए, टकरा के आगे निकल गए। और जिंक सल्फाइड की जो लेपन किया गया था ये किसने लगाया था? कि ताकि जब कण यहाँ पर टकराए तो प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? प्रतिदीप्ति, मतलब चमक उत्पन्न होती है। और वो चमक अपने को डायरेक्शन बताएगा, उस कण की क्या बताएगा? वो चमक अपने को डायरेक्शन बताएगा। जहां पर चमक उत्पन्न होगी अपने को पता चल जाएगा इस कण की क्या है, यहाँ पर इस साइड ये कण गया था, ठीक है। तो इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था? इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि इस अल्फा कण की सोने की पतली पन्नी के ऊपर बौछार करवाई। तो क्या देखा था इन्होंने देखा था कि मैक्सिमम जो कण थे वो पन्नी से टकराकर सीधे निकल गए। मैक्सिमम जो कण थे वो क्या हो गए? सोने की पतली पन्नी से टकराकर कैसे निकल गए? सीधे निकल गए। लेकिन कुछ कण ऐसे भी थे जो पन्नी से टकराए और किसी कोण पर विचलित हो गए। 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, किसी भी कोण पर क्या हो गए? वो विचलित हो गए, अपने मार्ग से क्या हो गए? किसी भी कोण पर विचलित हो गए। लेकिन लगभग 20,000 में से एक कण ऐसा था जो जिस कोण से गया था, जिस एंगल से गया था, उसी एंगल से क्या हो गया था? वापस आ गया, मतलब 180 डिग्री के कोण पे विचलित हो गया, ठीक है। तो इन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट किया था? देखिए, ये जो कण थे ऐसे सीधे ट्रेवल कर रहे थे, कुछ कण क्या हो गए? अपने मार्ग से विचलित हो गए।
एक कण ऐसा था जो स्ट्रेट सीधे आया, आप लोग प्रॉपर्ली बना देना है इसका, जो सीधे आया और इसी कोण पर क्या हो गया, वापस की ओर चला गया। इसी कोण पर क्या हो गया, ये वापस की ओर चला गया। ये सारे कण क्या हो रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे करते करते। ठीक है, लेकिन ये एक कण ऐसा था, लगभग कितने कणों में से, लगभग 20,000 कणों में से एक कण ऐसा था जो 180 डिग्री के कोण पर विचलित हुआ। 180 डिग्री के कोण पर विचलित हुआ। ठीक है, 180 डिग्री के कोण पर विचलित हुआ। तो रदरफोर्ड के दिमाग में आया, रदरफोर्ड ने सोचा कि मतलब मैक्सिमम कण क्या हो रहे हैं, सीधे जा रहे हैं। ठीक है, ये इसके क्या थे, परीक्षण थे। उन्होंने परीक्षण में क्या किया था, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि अधिकांश कण कैसे हो गए, सीधे गति कर ली। कुछ कण ऐसे थे, सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, कुछ कण ऐसे थे जो किसी डिग्री के कोण पर टकरा कर किसी एंगल पर विचलित हो गए, किसी कोण पर विचलित हो गए। लेकिन लगभग 20,000 में से एक कण ऐसा था जो लगभग 180 डिग्री के कोण पर क्या हो गया, विचलित हो गया। मतलब उसी जिस दिशा से गया था उस दिशा में क्या हो गया, उस डायरेक्शन में क्या हो गया, वापस आ गया। ठीक है, तो रदरफोर्ड को क्या रिजल्ट मिले, रदरफोर्ड को रिजल्ट मिले, पहला रिजल्ट मिला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है, खोखला होता है। पहला रिजल्ट क्या निकला है ना, परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है, खोखला होता है। सेकंड रिजल्ट क्या निकला है इनका, सेकंड बात इन्होंने देखी कि जहां से एक कण टकराकर विचलित हो रहे हैं वहां पर क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे। इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर बिखरे हुए रहते। ठीक है, और लास्ट बात इन्होंने क्या निकाली, इन्होंने कहा था कि परमाणु का जो संपूर्ण जो धनावेश होता है वो कहां पर होता है, इसके केंद्र में होता है। संपूर्ण धनावेश कहां मिलेगा, इसका केंद्र के अंदर। परमाणु का संपूर्ण धनावेश केंद्र में स्थित। ठीक है, तो ये इन्होंने क्या निकाले थे, रिजल्ट निकाले। अब परमाणु का संपूर्ण धनावेश केंद्र में स्थित होता है, इसका क्या मतलब था, क्योंकि ये जो कण थे ये कैसे थे, हीलियम के कण धन आवेशित कण थे, धनावेशित कण। और ऐसा बल फील हुआ इसको कि कण वापस 180 डिग्री की कोण पर क्या हो गया, विचलित हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि धनावेशित कण समान जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो इन्होंने देखा था कि ऐसा कोई इसके केंद्र भाग के अंदर ऐसा कोई प्रबल आवेश है, ऐसा कोई प्रबल धन आवेश है जो क्या कर रहा है, इसको क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। एक इमेजिन के तौर पे ऐसा समझ सकते हैं कि उन्होंने देखा था कि एक टिश्यू पेपर के ऊपर एक 15 सेंटीमीटर व्यास के लोहे के गोले को फेंकते हैं और वो गोला टिश्यू पेपर से टकरा कर वापस आ जाता है। मतलब इतना प्रतिकर्षण बल फील हुआ था, इतना ज्यादा अधिक प्रतिकर्षण बल फील हुआ था। ठीक है, तो इसमें देखा था कि इसका जो संपूर्ण धनावेश होता है, इसका जो धनावेश रहेगा वो कहां पर रहेगा, इसके केंद्र में रहेगा। और धनावेश क्या होता है, परमाणु का धनावेश क्या होता है, प्रोटॉन। परमाणु का धनावेश क्या रहेगा, जो प्रोटॉन होता है उसे अपन लोग धनावेश कहते हैं, क्योंकि ऋणावेश कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणावेश होता है, और
प्रोटॉन के ऊपर क्या रहेगा, धनावेश रहेगा। तो ये रदरफोर्ड का प्रिंसिपल था, रदरफोर्ड ने ये बात बताई थी। समझ गए आप लोग कि हाँ फ्रिक्शन किया था इन्होंने, उसके बाद में इन्होंने इनको 3 रिजल्ट मिले थे। हाँ परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर बिखरे रहते हैं, जहां से ये अल्फा कण क्या हो गए थे, विचलित हो गए थे। और परमाणु का संपूर्ण जो धनावेश होता है वो कहां पर स्थित होता है, केंद्र में स्थित होता है। और धनावेश का मतलब क्या हो गया, प्रोटॉन हो गया। ठीक है, तो ये बात रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन की थी और इन्होंने ये एक कंक्लूजन निकाल दिया था कि जो एक केंद्र होता है, नाभिक होता है, ठीक है, केंद्र को आप लोग नाभिक भी बोल सकते हैं। कि इसका परमाणु का जो नाभिक होता है वो उसका व्यास, उसका आकार होता है 10 की घात -15 मीटर। ठीक है, उसका आकार कितना था, 10 की घात -15 मीटर। ठीक है, ये आकार होता है। अपने क्या निकाला, 10 की घात -10 किसका होता है, परमाणु का संपूर्ण, 10 की घात -15 किसका होता है, नाभिक का, और 10 की घात -8 किसका, इसका, ये सोने की जो पतली पन्नी ले रखी है अपन ने, इसका होता है। ठीक है, तो ये बातें आप लोगों को क्लियर हो गई कि हाँ रदरफोर्ड का प्रिंसिपल क्या कहता था। ठीक है, लेकिन रदरफोर्ड के प्रिंसिपल में भी क्या थी, कुछ कमियां थी। रदरफोर्ड के प्रिंसिपल में भी क्या थी, कुछ कमियां थी। अब देखिए कौन कौन सी कमी थी। आप लोग प्रॉपर्ली डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं और ये जो मैंने आप लोगों को बताया है, जो इसके रिजल्ट निकले हैं वो रिजल्ट नोट करें। देखिए कमियां क्या थी। पहली कमी ये थी कि जो हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम होता है, तो स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। रदरफोर्ड का मॉडल हाइड्रोजन परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम की पूर्ण रूप से व्याख्या नहीं कर सका। और दूसरी कमी ये थी, रदरफोर्ड के साथ में एक वैज्ञानिक थे, मैक्सवेल। रदरफोर्ड के साथ में एक वैज्ञानिक थे, मैक्सवेल। अब मैक्सवेल ने क्या कहा, मैक्सवेल ने बताया था कि जब परमाणु जो होता है, ये बाहर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन, परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, यहाँ पर बाहर के कक्षक में क्या करते हैं, गति करते हैं। और जब ये गति करते हैं तब इनकी ऊर्जा धीरे धीरे क्या होने लगती है, कम होने लगती है। इनकी ऊर्जा में क्या होने लगता है, ह्रास होने लगता है। कि जब परमाणु ऐसे मूव करेगा, बाहर की ओर गति करेगा, तो गति करते करते इनकी ऊर्जा में क्या आएगी, धीरे धीरे क्या आएगी, कमी आएगी। ठीक है, और कमी आने की वजह से ये ऐसे मूव करते करते एक समय ऐसा आएगा कि जो इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के अंदर गिर जाएगा। जैसे जैसे ऊर्जा कम होगी तो वो पास आता जाएगा, जैसे जैसे इसकी ऊर्जा कम होती जाएगी वैसे वैसे वो क्या होता जाएगा, नाभिक के पास में आता जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा जब ये इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक में गिर जाएगा, जिससे परमाणु क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा, जिससे परमाणु अस्थायी हो जाएगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अपने को पहले से ही पता है कि परमाणु कैसा होता है, स्थायी होता है। परमाणु कैसा होता है, स्थायी होता है। परमाणु को अपन न तो बना सकते हैं, न ही अपन नष्ट कर सकते हैं। ये अपने सिद्धांत पढ़ा था, डाल्टन का सिद्धांत। तो इसलिए अपने को पता है परमाणु स्थायी होता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, परमाणु क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। तो ये भी क्या थी, इसके सिद्धांत की क्या थी, एक कमी थी। तो इन कमियों को दूर करने के लिए उसके बाद में एक साइंटिस्ट आए थे, नील्स बोर। इन कमियों को दूर करने के लिए एक वैज्ञानिक आए थे, नील्स बोर। तो अपन पढ़ते हैं नील्स बोर का सिद्धांत। नील्स बोर का सिद्धांत अपने को अभी पढ़ना है, नील्स बोर का सिद्धांत। अब नील्स बोर ने क्या किया था, जो रदरफोर्ड की कमियां थी, उन कमियों को दूर करते हुए अपना एक एक्सपेरिमेंट पेश किया था। उन्होंने बताया था कि
जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था, उस रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में क्या क्या कमियां हैं, उन कमियों को दूर करते हुए नील्स बोर ने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो सबसे पहले इन्होंने एक बात की थी, हाइड्रोजन परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम को समझाते हुए इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था अपना। और फर्स्ट बात इन्होंने कही थी कि जो परमाणु जो होता है, परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वृत्ताकार कक्षा में क्या करते हैं, गति करते हैं, एक निश्चित ऊर्जा स्तर में क्या करते हैं, गति करते हैं। हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन निश्चित वृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं, ठीक है। और ये जो निश्चित वृत्ताकार कक्षाएं हैं, इनको क्या नाम दिया इन्होंने, कक्षक या ऑर्बिट, कक्षक या ऑर्बिट, ठीक है, कक्षक या ऑर्बिट नाम दिया, या ऊर्जा स्तर बोल सकते हैं, या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऊर्जा स्तर, ठीक है। तो एक निश्चित वृत्ताकार कक्षा में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। और दूसरी बात इन्होंने ये कही कि जब इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वर्ताकार कक्षा में गति करते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन की एक कक्षा के जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, वो इलेक्ट्रॉन समान ऊर्जा से गति करते हैं। एक कक्षा के सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा समान होगी, न तो उनकी ऊर्जा में वृद्धि होती है, न उनकी ऊर्जा में कमी होती है। एक कक्षक है, जैसे मान लो अपन ये बोलते हैं कि ये कक्षक है, इस कक्षक के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्या रहेगी, समान रहेगी। और ये समान ऊर्जा के साथ में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। इसलिए कहते हैं कि कभी भी ये इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते नहीं है, क्योंकि जब उनकी ऊर्जा समान है तो उनकी गति भी समान रहेगी, और गति समान है तो इलेक्ट्रॉन आपस में कभी भी टकराएंगे नहीं। अपन ये देख सकते हैं कि एक गाड़ी यहां जा रही है, एक गाड़ी यहां जा रही है, दोनों की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों की स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये भी इस दिशा में जा रही है, ये भी आगे की दिशा में जा रही है। तब दोनों गाड़ियां के बीच में जो दूरी है वो 2 किलोमीटर, तो 1 घंटे बाद में देखेंगे तो इनके बीच की दूरी जो रहेगी वो 2 किलोमीटर ही रहेगी, क्योंकि दोनों की स्पीड क्या है, सेम है, दोनों की ऊर्जा समान है, दोनों समान स्पीड से गति कर रही है, तो इनके बीच का जो अंतराल है वो क्या रहेगा, समान रहेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आपस में एक दूसरे से टकराते नहीं है। क्यों नहीं टकराते हैं, क्योंकि इनकी जो ऊर्जा का जो मान होता है वो क्या रहता है, समान होता है। किसने कहा था, ये नील्स बोर ने कहा था, ठीक है, कि एक कक्षक में सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाएं क्या रहती है, समान रहती है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट बात, इन्होंने एक बात और बताई थी कि जो कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, जो हर एक कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो 2n² फॉर्मूले से भरे जाते हैं। कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2n² होता है। अब यहाँ पर n क्या है, कक्षकों की संख्या, n क्या है यहाँ पर, कक्षकों की संख्या। जैसे मान लो अपन ये मान लें, और ये ध्यान रखो कि कक्षक जो थे, कक्षकों को नाम क्या दिया गया था, कक्षक क्या क्या नाम थे इनके, कक्षक K L M N O, ठीक है। इसको आप लोग 1 2 3 4 5 ऐसे भी शो कर सकते हो, ठीक है। K L M N O या 1 2 3 4 5 से नाम से भी शो कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने लिख दिया K L M N O या 1 2 3 4 5। अब 2n² लगेगा तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, और इंटू 2 कितना हो गया, 2। मतलब K में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 4 4 में 8, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 9 9 18, 2 इंटू
4 का स्क्वायर, 4 चौक 16, 100 दूने 32, 2 इंटू 5 का स्क्वायर, 5 में 25, 25 दूना 50। मतलब ये कक्षक है, इन कक्षकों के अंदर अपन लोग अधिकतम इतने इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन अपन भर सकते हैं। ये न्यूज बोर का सिद्धांत है। न्यूज बोर ने इन कक्षकों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरने की एक फॉर्मूला दिया था 2n², और ये 2n² के अकॉर्डिंग अपन लोग इतने इलेक्ट्रॉन उसमें क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। देखिए फोर्थ पॉइंट अपने पास में हमने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन जो होता है जब कक्षक में रोटेट करता है, जब कक्षक में घूमता है, तो उसका जो कोणीय संवेग mvr जो होता है वो NH/2π के सरल गुणक में होता है। NH/2π के सरल गुणक में होता है, सरल गुणक। ठीक है, तो अपने को अब यहां पर आपको ये ध्यान रखना, m क्या है यहां पर, जहां m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेग, r क्या है, कक्षक की त्रिज्या, n क्या है, कक्षकों की संख्या, पाई का मान अपने को पता है 3.14 या 22/7, और h क्या है, प्लांक नाम के वैज्ञानिक ने बताया था, इसलिए ये क्या है, प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक जो वैल्यू होती है वो होती है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर सेकंड। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, इसका कोणीय संवेग रहेगा। ठीक है, और लास्ट बात इन्होंने कही थी जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने बताया था। रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि रदरफोर्ड और मैक्सवेल ने कि जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो घूमते घूमते लास्ट में जाके नाभिक के अंदर गिर जाते हैं। तो इन्होंने कहा था कि जो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन मैंने कहा था अगर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा उत्सर्जित करता है, ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को क्या करेगा, उत्सर्जित करता है, तब निम्न कक्षा में चला जाता है। तब कहां चला जाएगा, निम्न कक्षा में। और अगर ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित करता है तो उच्च कक्षा में चला जाए, उच्च कक्षा। ठीक है, तो ये जो बात थी वो मैक्सवेल के सिद्धांत का क्या करती है, खंडन करती है कि जो मैक्सवेल ने कहा था वो बात क्या थी, गलत थी। उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन, ये जो ऊर्जा जो होती है अगर उत्सर्जित होगा तो निम्न कक्षा में आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो ऊर्जा अवशोषित होती है तो उच्च कक्षा में चले जाएंगे। लेकिन कभी भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर नहीं गिरते, कभी भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर नहीं गिरते। ठीक है, तो ये क्या था अपने पास में, बोर का सिद्धांत। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट अपने पास पता है, जब रदरफोर्ड और नील्स बोर ने इतना कुछ बता दिया तब एक वैज्ञानिक थे जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक 1932 में जेम्स चैडविक ने कहा था कि परमाणु जो होता है, परमाणु के बाहरी कोश के अंदर तो अपने को पता है इलेक्ट्रॉन है और नाभिक के अंदर क्या है, प्रोटॉन है।
तो जेम्स चैडविक ने जब नाभिक के द्रव्यमान को संतुलित करना चाहा, इन्होंने देखा था कि प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर नाभिक का द्रव्यमान नहीं है। तब इनको लगा कि कुछ ऐसे पदार्थ इसके अंदर अपरमाणविक कण नाभिक के अंदर है जो इसके द्रव्यमान को क्या कर रहे हैं, संतुलित कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। तो उसको इन्होंने नाम दिया न्यूट्रॉन। तो क्या नाम दिया, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है प्रोटॉन के बराबर होता है और आवेश जो होता है वो 0 होता है। आवेश 0 होने के कारण ही पहले पता नहीं चला कि हाँ एक न्यूट्रॉन भी इसके अंदर पाया जाता है। न्यूट्रॉन के ऊपर आवेश जो होता है वो क्या रहेगा, 0 आवेश रहेगा और जो द्रव्यमान रहेगा वो किसके बराबर रहता है, प्रोटॉन के बराबर रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार न्यूट्रॉन की भी खोज हो गई थी। जेम्स चैडविक ने इस प्रकार न्यूट्रॉन की भी खोज कर दी थी। ठीक है बच्चों, तो अभी आप लोगों का इस चैप्टर का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर का एक लास्ट पार्ट बचता है, थर्ड पार्ट। उसके अंदर अपने को पढ़ना है, संयोजकता के बारे में पढ़ना है, परमाणु क्रमांक पढ़ना है, परमाणु द्रव्यमान पढ़ना है और समस्थानिक समभारिक पढ़ना है। ये एक लास्ट चैप्टर आएगा, थर्ड पार्ट। उसके अंदर अपन इसको क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।